हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में जो भी इकोनॉमी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को समझेंगे। इसको डिस्कस करेंगे उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर प्रारंभ बैच। देखिए, प्रारंभ हमारा फाउंडेशन कोर्स बैच है 2024 के लिए। यहाँ पर क्या है, आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सभी की इंटीग्रेटेड स्टडी यहाँ पे करवाई जाती है। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और हमने ये कोर्स बहुत ही फेज वाइज मैनर में बनाया है ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, जैसे देख सकते हो फेज वन के अंदर आपके फाउंडेशन कोर्स हो गया, फिर एडवांस फाउंडेशन कोर्स हो गया। उसी तरह से अलग अलग फेजेस हैं विद एक्स्ट्रा फीचर्स भी। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो video.onlyas.in पे जाके इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके भी हमें अपने डाउट्स रिजॉल्व करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली चीज क्या है कि इन्होंने जैसे बात करी है कि इंडियन ग्रोथ टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एट 5.8%। उसी तरह से यहाँ पर भी यूएन की कोई बॉडी है, तो हमें समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है। देखो, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन प्रोस्पेक्ट। ठीक है, ये WESP वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर अलग अलग बातें करी गई हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या समझना है कि इसको रिलीज कौन करता है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है बाय यूएनडेसा। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसके साथ में कुछ और भी बॉडीज हैं, जैसे यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया, और इसी तरह से यूएन की और बहुत सारे रीजनल इकोनॉमिक कमीशन भी हैं। तो कोई आपसे पूछे कि जो रिपोर्ट है WESP कौन रिलीज करता है, तो आप बता दोगे यूएनडेसा इसको रिलीज करता है। अब यहाँ पर ना इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी बातें करी गई। उनमें से एक बात क्या थी कि इंडिया की ग्रोथ कितने पे रहेगी, इंडिया की जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो करेगी? 5.8% के ऊपर। साथ में ही इन्होंने और बातें भी करी हैं, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक का हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, वो बात करी है। यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस है, जो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है एक तरह से, उसका इम्पैक्ट अलग अलग कंट्रीज पे क्या देखने को मिला, ये सारी बातें भी इस रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही इन्होंने बात करी है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी का जो आउटपुट है, वो 2023 में थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा कंपेयर करवाऊं ना, तो दरअसल में इन्होंने बात क्या करी है कि 2022 में जो वर्ल्ड आउटपुट था वो ग्रो हुआ 3% से, वेयर एज आने वाले टाइम में 2023 में कितने में होगा ये? 1.9%। तो एक तरह से ग्रोथ में ना एक कमी देखने को मिल जा रही है। ठीक है, तो ये क्लियरली क्यों हो रहा है? कोविड-19 इम्पैक्ट भी है, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस भी है, और आने वाले टाइम के अंदर हम जानते हो कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन हो गया, या फिर जो ग्रोथ के रिगार्डिंग कंसर्न्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिल जाते रहे हैं। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में करी गई हैं। इंडिया स्पेसिफिक क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड के स्पेसिफिक क्या था वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इसके साथ ही ना इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि दुनिया में जो सिचुएशंस खराब हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उन रिकमेंडेशन में इन्होंने एक तो ये बात करी है कि जो हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, हमें उसको रैंप अप करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली कौन से सेक्टर के अंदर? एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो ये तीन ऐसे सेक्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही देखो, एजुकेशन और हेल्थ के साथ ही एक मिलता जुलता सेक्टर क्या बन जाता है, वो है हमारा स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर। तो स्किल्स अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू क्या हो सकता है, हम चीजों को फाइनल जो हमारा हमारा कंज्यूमर है ना, जो हमारा सिटीजन है, उसको लास्ट माइल डिलीवरी के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट कर सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। इसके साथ ही इन्होंने बात करी है सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ तरह की प्रोटेक्शन मिले, आपकी हेल्थ प्रोटेक्शन हो गया, अलग अलग तरह की इंश्योरेंस सिस्टम हो गया, कुछ पेंशन हो गया। ये सारी बातों भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर करी गई हैं। तो दो तीन चीजें हमें समझनी थी। एक तो पहला, ये रिपोर्ट है क्या, इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, इंडिया के रिगार्डिंग क्या बातें करी गई हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी हैं, वो सारी चीजें समझनी थी। एंड आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसके साथ ही देखो, एक और मुद्दा था सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का। ये मुद्दा भी इस वीक काफी न्यूज में रहा। पर एक्चुअल में हुआ क्या, हमने देखो जो 2 जनवरी से 8 जनवरी, बेसिकली अभी 3 वीक्स ही हुए हैं इसको, उस वाले वीक के अंदर ये वाला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का मुद्दा हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपको कुछ डाउट है कि क्या होते हैं, आप प्लीज इस वीडियो को देख लिए। इसके साथ ही एक और मुद्दा भी था, ये क्या था? T+1 सेटलमेंट साइकिल का। अब ये भी समझना इंपॉर्टेंट था। पर देखो, ये वाला जो मुद्दा था ना,
ये मुद्दा भी हमने 27 नवंबर से 4 दिसंबर वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ समझने की कोशिश करो, हम ना देखो बहुत सारे टॉपिक्स ना हमारे रिपीट हो रहे हैं। मीनिंग पता क्या है? एक्चुअल में ना जो करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स दरअसल में ना इनमें भी हमें रेपिटेशन देखने को मिल जाती है। तो हमारे लिए ना जब भी इस तरह से क्या होता है, जब भी कोई करंट अफेयर्स रिपीट होता है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, उनको हम एक तरह से रिवाइज़ कर लें। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जैसे पॉलिटी के अंदर आपने देखा होगा, आपने अगर ना करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, शायद आपने कभी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुना होगा, फिर 3 महीने बाद वापस से उसको सुना होगा, फिर 3 महीने बाद वापस न्यूज़ में आ जाता है। तो इस तरह से ना करंट अफेयर्स भी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा करंट नहीं होते, उनमें भी एक रेपुटेशन देखने को मिल जाती है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो एक टाइम पर आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि करंट अफेयर्स भी एक तरह से स्टैटिक ही बन चुके हैं। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करते आ रहे हैं, बार-बार न्यूज़ में आ रहे हैं, मैं जस्ट आपको हिंट कर देता हूँ, ताकि आपको कोई टॉपिक मिस ना हुआ हो, ठीक है? बट अदरवाइज़ आई बिलीव कि करंट अफेयर्स को हमने काफ़ी अच्छे से पिछले कुछ महीनों के अंदर कवर कर लिया है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है, यूएनडीपी इंडिया लॉन्चेस कैंपेन टू ड्राइव इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी। अब ये जो सर्कुलर इकोनॉमी वाला वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? पहले यूएनडीपी आप जानते हो, ठीक है? यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा देखो जी, इनके साथ ही ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के बारे में जानते होंगे, तो एचयूएल हो गया। इन सभी कंपनीज और यूएनडीपी ने मिलकर क्या कोशिश करी है कि जैसे जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, उसको हम कैसे उसको कलेक्ट करें, ठीक है? वेस्ट को कैसे कलेक्ट करें, उसका प्रॉपर उसका यूटिलाइज़ेशन हो पाए, ठीक है? ये सारी बातें यहाँ पे इन्होंने करने की बात करी है। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी को समझना। तो क्विकली एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, एक होती है हमारे पास लीनियर इकोनॉमी, एक होती है सर्कुलर इकोनॉमी। अब लीनियर इकोनॉमी पता क्या होता है कि मान लो आप कोई चीज़ बना रहे हो, एक बार उसका रॉ मटेरियल आ गया, फिर रॉ मटेरियल से उसका कुछ प्रोडक्शन होगा, फिर उस प्रोडक्शन से कोई फाइनल प्रोडक्ट बना, तो आप उसको यूज़ करोगे एंड लास्ट में क्या होगा, आप उसका वेस्ट बना के उसको फेंक दोगे। यही होता है कि आप मान लो कोई भी आप ना अपने आस-पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखो, वो इसका पूरा यही प्रोसेस हुआ होगा कि कोई सी किसी चीज़ से उसको बनाया गया, फिर उसको यूज़ किया गया एंड उसको फेंक दिया गया। ये क्या हो गया, एक तरह का लीनियर मॉडल हो गया, बस इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पर हमें कहाँ पर मूव करना है? हमें मूव करना है सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होता, हमारे जो रॉ मटेरियल्स वगैरह थे वो सारी चीज़ें, फिर बाद में उसका प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते, फिर फाइनली उस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। अब यूज़ के बाद ना चीज़ें फ़र्क कैसे होती हैं कि डिस्पोज़ेबल के टाइम पे जब उसको डिस्पोज़ करना है, तो हम एक पॉसिबिलिटी रखते हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हम वापस से रीयूज़ कर लें। ठीक है? जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन ही समझ लो, तो क्या हो सकता है, उसमें कुछ चेंजेस करके उसको रीयूज़ किया जा सकता है, या फिर उसकी वापस से कुछ रीमैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशिंग करी जा सकती है कि उसमें से कोई जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस निकाल के उसको कुछ नया मैन्युफैक्चर कर दिया, या फिर उसी प्रोडक्ट की क्या कर सकते हैं, हम रीसाइक्लिंग करी जा सकती है। कुछ और चीज़ों के थ्रू उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना? डीमटेरियलाइज़ेशन करी जा सकती है। तो जो सारी ये चीज़ें करी, रीयूज़ हो गया, रीमैन्युफैक्चर, रीसाइक्लिंग हो गया, ये सारी बातें क्या शो कर रही हैं? ये आ गया ना, यहाँ पर क्या आ गया, आपका साइकिल बन गया, ठीक है? ये देखो, ये साइकिल बन गया ना इस तरह से। तो इसी का नाम क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी। लीनियर के अंदर क्या होता था, आप ऐसे ही मूव कर रहे हो, प्रोडक्ट एक बार शुरू हुआ, बस उसका खत्म हो गया। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट शुरू होता है, फिर वापस से उसको आप यूज़ करते हो, फिर इस तरह से एक तरह का साइकिल चलता रहता है। इसी का नाम है सर्कुलर इकोनॉमी। आप खुद सोचो इसका फ़ायदा क्या है? यहाँ पर क्या होता था ना, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको बहुत जल्दी आपने उसको वेस्ट कर दिया, उसको फेंक दिया, ठीक है ना? पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी रिसोर्सेज़ थे, हम उनको बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करने वाले हैं, ठीक है ना? और अगर आप मेरी इकोनॉमी के लेक्चर को फ़ॉलो करते हो ना, तो मैंने आपको कई बार बताया था, इकोनॉमी का मीनिंग ही क्या है, या इकोनॉमिक्स का मीनिंग बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, व्हेयर एज़ हमारी जो डिमांड्स हैं, वो होती हैं अनलिमिटेड। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू हम जो हमारी अनलिमिटेड डिमांड्स है उसको कैसा पूरा करें, इसी का नाम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स है। तो ये जो हम बात करें ना सर्कुलर इकोनॉमी की, ये इसी चीज को तो फुलफिल कर रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पर हमने क्या किया, उनको रीयूज, रीमैन्युफैक्चर, रीफर्बिश या रिसाइकिल करते हुए उनकी जो लोगों की अनलिमिटेड डिमांड्स थी एक तरह से, उसको फुलफिल करने की कोशिश करी गई है। और ये वाली बात मैं नहीं बोल रहा, ये वाली बात बोली है किसने? नीति आयोग ने। बल्कि नीति आयोग ने तो इसके लिए अलग से कुछ पॉलिसीज़ भी निकाल रखी हैं। उन्होंने ही इसका एक तरह से कॉन्सेप्ट दिया था कि सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे करना चाहिए इंडिया के अंदर, और रिसोर्सेज़ की एफिशिएंसी को हम
कैसे और आने वाले टाइम के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सर इससे बेनिफिट क्या हुआ या फिर क्या तरीके क्या हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया, रिपेयर कर दिया, रीयूज कर लिया, रिड्यूस रिपेयर हो गया, ठीक है ना, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी होगी, लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइज हो गया। पहले लाइफस्टाइल क्या था, बस प्रोडक्ट बना और वेस्ट में चला गया उसको यूज करने के बाद, पर यहाँ पर उसका लाइफ साइकिल बढ़ गया, रीमैन्युफैक्चर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट और रिसाइकल, ये सारी यहाँ पे बेनिफिट हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे ना तो इससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी कम होंगे, ठीक है। वरना आप खुद सोचो ना, प्रोडक्ट को आप यूज करते जा रहे हो, उसको फेंकते जा रहे हो, फिर अगली बार वैसा ही कोई प्रोडक्ट चाहिए, वापस से उसका नया बनाना पड़ेगा, उससे ग्रीन हाउस गैस जो जीएचजी एमिशन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हमें हमारे जो टारगेट्स हैं, जैसे आप जानते हो 2070 तक हमें नेट जीरो बनना है, या इस तरह के जो भी इन्वायरमेंट रिगार्डिंग टारगेट्स हैं, जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन है, जो एनडीसी की बात कर रहे हैं, उनको अगर अचीव करना है, वहां पर सर्कुलर इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ठीक है। बाकी रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ये तो मैंने आपको बता ही दिया, रॉ मटेरियल्स की नीड भी फुलफिल हो जाती है, बाकी चीजें कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। क्यों कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं? क्योंकि देखो आपने रिपेयर किया ना चीजों को, कोई नई चीज थोड़ी बनाई है, कुछ में कुछ चेंजेस कुछ लेके आए हैं, तो डेफिनेटली उससे क्या हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन हो गया, वहां पर एक तरह की राइट टू रिपेयर मूवमेंट बन रही है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से बूस्ट दे रही है कि चीजों को हम रिपेयर करने का राइट दे, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एक बार चीज कोई बन गई, उसका कोई रिपेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल ही ना हो और उसको फेंक दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के अंदर राइट टू रिपेयर मूवमेंट भी है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज भी अवॉइड हो जाएगा। इस तरह से भी आप लीनियर पैटर्न से जो होता है ना कि टेक मेक कंज्यूम और थ्रो अवे, ठीक है, लिया, उसको बनाया, कंज्यूम किया और फेंक दिया, इस पैटर्न से हम दूर जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में भी ना अलग सारे प्रोग्राम्स भी इसके अंदर देखे जा सकते हैं, जैसे आप जानते हो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। उस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के भी ना अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी आप मान सकते हो, जहां पर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उनको हम रिसाइकल करेंगे। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी हम बात कर रहे हैं कि वेस्ट से हम वेल्थ क्रिएट करें, ठीक है। कंज्यूमर परसेप्शन की बात करी जा रही है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे बदलना है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ताकि हम आने वाले टाइम के अंदर चेंजेस करें और एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएं। तो ये 4 न्यूज थी जो हमें आज के सेशन में कवर करनी थी। अब क्विकली मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ जो पिछले हफ्ते मैंने आपको दिए थे, उनके आंसर्स। एक मैंने आपके साथ पूछा था आपसे आरसेप के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखो, दरअसल में ना ये बात अराउंड 2013 की है। उस टाइम पे क्या हुआ, आसियान जो कंट्रीज, आप जानते हो ना आसियान के बारे में, आसियान जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो एक एसोसिएशन है, उसकी बात है। तो ये आसियान की 10 कंट्रीज आ जाती हैं इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप नोटिस करना चाहो तो आसियान के मैं आपको मेंबर बता देता हूँ। देखो आसियान के कौन सी 10 कंट्रीज हैं, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये जो 10 कंट्रीज थी आसियान की, आसियान ग्रुपिंग की, और इसके साथ जो 6 और कंट्रीज थी, सर ये 6 कंट्रीज कौन सी हैं? देखो 6 कंट्रीज थी, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये 10 कंट्रीज आसियान की और 6 कंट्रीज ये जो बाकी हैं, ये साथ में आई और इन्होंने स्टार्ट किया डिस्कशन। डिस्कशन किसके बेसिस के ऊपर, कि हम अपने में जो ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इसके रिगार्डिंग अलग अलग प्रोविजंस बनाएंगे, एक तरह से इसको सहूलियत करेंगे। एक तरह का जो बात करते हैं ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी बात यहाँ पे स्टार्ट हुई थी 2013 के अंदर। यहाँ पर ये सारी बातें हुई, एक तरह का ट्रेडिंग ब्लॉक बनाने की बात थी यहाँ पे। तो काफी साल इसके ऊपर डिस्कशन चलती रही, ठीक है। पर इन दी एंड क्या हुआ, जब 2019 का साल आया ना, तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, इंडिया के कुछ कंसर्न्स थे इसके रिगार्डिंग। तो हुआ क्या इन दी एंड, टोटल आरसेप के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज बनी? टोटल बनी 15 कंट्रीज। कौन सी? 10 आसियान की, और इंडिया को छोड़ के जो बाकी की 5 कंट्रीज हैं, इन 15 कंट्रीज इसकी आरसेप की मेंबर बन गई। तो आरसेप एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से ट्रेडिंग ब्लॉक हो गया, जहां पर एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, जहां पर आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इंडिया इस ग्रुप का मेंबर क्यों नहीं बना, बाकी की 15 कंट्रीज कैसे बन गई, और इंडिया को क्या ऐसा लगा कि इंडिया नहीं बना? देखो एक्चुअल में एक तरह से यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी थी, तो उससे क्या होता है, जो अलग अलग ड्यूटीज वगैरह होती हैं वो कम करी जाती हैं, बिल्कुल। अब इंडिया को कंसर्न बहुत सारी चीजों से था। एक तो था पहला चाइना से। देखो आप जानते हो चाइना से ना वैसे ही बहुत सारा सामान इंडिया में आता है, इंडिया में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं। और अब सोचो
अब एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो चाइना से बहुत सारा सामान इंडिया में आ जाएगा। तो इंडिया को इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, तो इंडिया ने एक तो ये रीजन रहा कि इंडिया ने आरसेप को ज्वाइन नहीं किया। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनका जो डेयरी सेक्टर है ना वो काफी स्ट्रांग है। तो इंडिया के किसान हैं, उनको भी ये थोड़ा कंसर्न था कि ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो डेयरी सेक्टर है वो इंडियन मार्केट को ओवरपावर कर जाए, जिससे हमारे जो भारत के किसान हैं उनको नुकसान हो पाए। तो इस वजह से भी इंडिया ने आरसेप को ज्वाइन नहीं किया। ऊपर से यहाँ पे इंडिया ने बात करी थी एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म की, कि अगर मान लो किसी कंट्री से जो इंपोर्ट होता है ना वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर बढ़ जाए, तो एक तरह से अपने आप एक ट्रिगर लग जाए कि उसके बाद इंपोर्ट बंद हो जाए। पर यहां पर इंडिया की इस बात को नहीं माना गया, तो इंडिया का एक ये कारण भी रहा आरसेप ना ज्वाइन करने का। बाकी देखो, आप रूल्स ऑफ रीजन के बारे में जानते होंगे, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर चीज कहां पर ओरिजिनेट हुई है, इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स होने चाहिए। तो इंडिया जो रूल्स ऑफ रीजन को यहाँ पे चाहता था, उस कोई बात को उतना यहाँ पे मतलब कंसिडर नहीं किया गया, तो ये भी एक रीजन बना। तो इस तरह से 4-5 रीजन थे कहीं ना कहीं। ऊपर से जो सर्विसेज थी, आप जानते हो इंडिया का जो गुड्स वाला सेक्टर है, ठीक है, जो गुड्स सेक्टर है इंडिया का, वहां पर हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते, वहां पर इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। वेयर सर्विसेज में इंडिया अच्छा करता है, जहां पर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है। पर यहाँ पर आरसेप के अंदर ना मेजर प्रोविजन गुड्स के ऊपर ही थी, सर्विसेज को उतना कंसिडर नहीं किया गया। तो इंडिया की जो स्पेशलिटी है उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, और इंडिया जहां पे थोड़ा कमजोर है वहां पर उसको कंसिडर कर लिया। तो इंडिया को ऐसा लगा कि जो आरसेप है ना हमारी ज्यादा नुकसान ज्यादा करेगा और फायदा कम करेगा, इस वजह से इंडिया ने डिसाइड किया कि हम आरसेप का मेंबर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आरसेप के मेंबर्स कौन है? इंडिया को छोड़कर यहाँ पर जो बाकी के 15 कंट्रीज है ना, यानी कि 10 आसियान की कंट्रीज और उसके अलावा 5 ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया अब नहीं रहा, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये 15 कंट्रीज हैं। स्टार्टिंग में 16 थी, पर जब इसको साइन किया गया आरसेप को, टोटल 15 कंट्रीज ही थी। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये किससे रिलेटेड है, तो बहुत सिंपल सा आंसर हो गया, ये आसियान से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या बात कर रहा है AIIB के बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यहां पर देखो 3 स्टेटमेंट्स क्या है। पहला कह रहा है कि AIIB के 80 से ज्यादा मेंबर्स हैं। दूसरा कह रहा है इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तीसरा कह रहा है कि AIIB के कोई एशिया के बाहर के मेंबर नहीं है। देखो एक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक सिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रिक यहाँ पर क्या है, दरअसल में आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। पहला स्टेटमेंट कहता है कि AIIB में ना 80 से ज्यादा मेंबर्स हैं, और तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, AIIB में एशिया के बाहर का कोई मेंबर नहीं है। अब अगर आपको थोड़ा दिमाग में खुद सोचो कि यार एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, मान लो आपको नहीं भी आइडिया, पर एक रफ आइडिया तो होगा कि यार अराउंड ना शायद 50-60 कंट्रीज आती हैं एशिया के अंदर, है ना। मतलब अगर एग्जैक्ट नहीं भी पता, पर एक रफ आइडिया आई एम वेरी श्योर आप सभी के दिमाग में होगा कि इसके आसपास होंगी। अब देखो स्टेटमेंट 1 कह रही है 80 से ज्यादा मेंबर नेशन है, और स्टेटमेंट 3 कह रही है कि एशिया के बाहर का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो खुद सोचो, क्या एक ही टाइम के ऊपर पहली और तीसरी स्टेटमेंट दोनों सही हो सकती हैं? द आंसर इज नो, नहीं हो सकती ना, क्योंकि यहां तो कह रहा है कि 80 से ज्यादा मेंबर होंगे, और यहां कह रहा है कि 50-60 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ए 1 और 3 कभी साथ में ट्रू नहीं हो सकते। तो आप रियलाइज करो कि आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि 1 और 3 कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, दोनों उल्टा उल्टा बोल रही हैं। एक एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस वजह से ये एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको सिखानी थी, कई बार ना आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के अंदर आपको हेल्प कर जाती है। बट ठीक है, तब भी थोड़ा हमें एक ऑप्शन में कंफ्यूजन थी ए और बी में अंदर, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा नॉलेज का रिक्वायरमेंट था, पर ट्रिक्स सिखानी थी मैंने, इसलिए थोड़ा सा आपको वो चीज भी बता दी। अगर देखो मैं आपके बात करूं AIIB की, तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। काफी बार ना इसको चाइना लेड बैंक भी बोला जाता है, कि यहाँ पर चाइना का बहुत ज्यादा रोल है। वो इसीलिए रोल है क्योंकि जो इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो इंडिया नहीं है, वो है चाइना। इंडिया दरअसल में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो अगर आपको इतना भी पता होता तो आप रियलाइज कर लेते कि सर जो सेकंड स्टेटमेंट है ना वो बात हो रही है गलत। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। दरअसल अगर बात करें AIIB के मेंबर्स, तो आज के टाइम पर 100 से भी ज्यादा मेंबर हमें देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके नाम में एशिया है तो सिर्फ एशिया के इसके मेंबर हो सकते हैं, नहीं, एशिया के बाहर के मेंबर्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा, 1 ठीक है, 2 भी गलत है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, फॉलोड बाय इंडिया। ठीक है, ये थोड़ी और डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पर इसको भी पढ़ सकते हो। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि UN मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, जहां पर IBRD गेट और IMF को हमने एक तरह से जहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुए थे। तो देखो
जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था ना 1939 से 1945 के बीच में, तो यहाँ पर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेन है, मटीरियल है, ठीक है ना, और जो बाकी सारी जो चीजें होती हैं उनका एक बहुत मेजर लॉस हमें देखने को मिला। ठीक है, जो इकोनॉमी हो गई वहां की उसका लॉस देखने को मिला। तो वहां पर सोचा गया कि नहीं यार, हम ना आपस में क्या करते हैं, एक तरह की मीटिंग करते हैं, ताकि उसमें बात करें कि अब जो दुनिया की इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई है उसको एक तरह से हम रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, उस पर्टिकुलर दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको वापस से अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग कहाँ हुई थी, वो ब्रेटन वुड्स के अंदर हुई थी, ठीक है ना। इसी का नाम क्या रखते हैं, यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर एक तो आता है आईबीआरडी, जिसको हम बोलते हैं ना एक तरह से आज के टाइम पे जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, दरअसल वही एक तरह से उसको आप आईबीआरडी बोल सकते हो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बात निकली। उसी तरह से आईएमएफ निकला, जो थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है। एंड साथ ही साथ गैट का भी बाद में, देखो बना तो थोड़ा बाद में था, पर उस टाइम पे एग्रीमेंट जरूर साइन हो गया था, जो कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और जो कि बाद में जाकर 1994-1995 में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका गठन होता है। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड हैं, ये इसी से रिलेटेड है, और उसी का नाम क्या है, ब्रेटन वुड्स। ठीक है, इसी को ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से बात की जाती है। और जो वर्ल्ड बैंक हो गया और आईएमएफ हो गया, इनको कई बार आपने सुना होगा ना, ब्रेटन ट्विंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, तो इसी वजह से ब्रेटन ट्विंस भी इनको बोला जाता है। आई होप ये पर्टिकुलर चीज भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आज मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे इनका आंसर। पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो ये आप मुझे बताना क्या आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा, इसका थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, पर अगर आप इस चीज को समझते हो तो बड़े आसानी से आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर ले जाओगे। तीसरा क्वेश्चन है रियल सेक्टर के रिगार्डिंग, ये आई थिंक इस साल ही क्वेश्चन आया था, तो अगले सेशन में आपको समझाऊंगा अगर आपको नहीं आया कि रियल सेक्टर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के तीनों क्वेश्चन जिनका आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।